आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसका हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? When a soap bubbles is charged, what happened to its radius? देखिए, जब आप साबुन के बुलबुले को, जब सोप के बबल्स को आप क्या कीजिएगा, जब चार्ज करते हैं, ठीक है, चार्ज करते हैं या पॉजिटिवली कीजिए या निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कीजिए या निगेटिव चार्ज कीजिए। ठीक है, चार्ज इस पे करते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव ही चार्ज करें। ये बबल्स है, इसको आप लोग क्या किए, पॉजिटिव चार्ज कर दिए, मतलब इसको धन आवेशित कर दिए। तो अब क्या होगा कि पहले के जो तुलना में जो बबल्स होगा, पहले के जो तुलना में बुलबुला होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे? ये प्लस आवेश, ये प्लस आवेश को एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसी कारण से बबल्स जो होगी वो पहले के तुलना में बड़ा नजर आने लगेगी। ठीक है, तो यही पे है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, धन आवेशित किया जाए या ऋण आवेशित किया जाए, ठीक है, ऋण आवेशित के बीच भी प्रतिकर्षण होता है, तो वहां से बुलबुला का जो आकार है वो बढ़ता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? इफ अ सॉफ्ट बबल इज निगेटिवली चार्ज्ड, व्हाट हैपन टू इट्स रेडियस? अभी बताएं कि जब आप साबुन के बुलबुले को क्या कीजिएगा, निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा, ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक इसको आवेश दीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि ये ऋण आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा। ठीक है, एक दूसरे आवेश को धकेलेगा। ठीक है, इसके बीच प्रतिकर्षण होने लगेगा। ठीक है, अब प्रतिकर्षण होने के दौरान क्या हो जाती है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगी। यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज के बीच, देखिए सेम चार्ज के बीच क्या होती है, सेम चार्ज के बीच क्या होती है, रिपल्सन होती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण और अलग अलग चार्ज के बीच क्या होती है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होती है, मीन्स आकर्षण होती है, आकर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कैसा बल कार्य करता है? दो समान प्रकृति के, मतलब समान प्रकृति मीन्स एक प्लस, दोनों आवेश कैसा है, ये भी प्लस आवेश है, ये भी कैसा है, प्लस आवेश। जैसे माइनस और माइनस, तो दोनों कैसा है, समान प्रकृति के आवेश है, ये दोनों समान है, प्लस प्लस समान है, माइनस माइनस समान है। तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है वो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच भी प्रतिकर्षण, मतलब जब आवेश क्या हो, समान हो, आवेश की प्रकृति समान हो, तो उनके बीच जो बल होता है वो प्रतिकर्षण होता है, मतलब रिपल्सिव फोर्स शो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वो एक दूसरे को रिपल करेगा। यदि यदि जो चार्ज है, जो आवेश है, वो क्या हो, अलग अलग हो, प्लस और माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ पे आकर्षण होगा। ठीक है, आकर्षण। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का मात्रक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ चार्ज? देखिए आवेश, ठीक है, आवेश मीन्स
चार्ज। ठीक है, तो चार्ज का मात्रा क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन है। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो आपका हो जाता है कूलम। क्या हो जाता है, कूलम। आपका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट ये आपका हो जाता है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। ठीक है, अब यहीं से हम लोग देखते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी फार्मूला से। तो क्यू इक्वल टू क्या हो सकता है, आई टी आ जाता है। तो क्यू जहाँ आवेश है, आई क्या है विद्युत धारा, टी क्या है समय है। तो हम लोग आवेश को यहाँ विद्युत धारा को एम्पियर बोलते हैं, समय को सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एम्पियर मिनट भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग एम्पियर घंटा भी लिख सकते हैं, बदल बदल के। ठीक है, तो एम्पियर सेकेंड, एम्पियर घंटा, एम्पियर मिनट जो है ये सब किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। ठीक है, आवेश का मात्रक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा आवेश का मात्रक नहीं है। तो कूलम आवेश का मात्रक है, स्टेट कूलम आवेश का मात्रक है, एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है, फैराडे ये आपका जो फैराडे है ये आवेश का मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ से आवेश का बीमा क्या होती है, आवेश का जो बीमा होती है एटी या आईटी होती है। ठीक है, एटी या आईटी। एक कूलम बराबर जो होती है, एक कूलम आवेश बराबर जो होती है वो 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होती है। ठीक है, इस बात को मतलब स्टेट कूलम के बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश होने का क्या अर्थ है। What does it means if a natural body has a charge of 1 कूलम निगेटिव। देखिए जब हम वस्तु को क्या किए हैं, निगेटिवली चार्ज किए हैं, कितना 1 कूलम। ठीक है, तो निगेटिव आपको बताएगा, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है, कहीं से इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं से इस वाले पे आया है इलेक्ट्रॉन, इसी कारण से पे कैसे चार्ज हो गया है, निगेटिव चार्ज हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, हाँ इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में बढ़ी है तब जाकर निगेटिव चार्ज हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि प्लस होती, प्लस किसी वस्तु पे चार्ज आता, ठीक है किसी वस्तु पे प्लस चार्ज आता या +1 कूलम, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ऑप्शन है कूलम, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है स्टेट कूलम। देखिए फैराडे जो है ये सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 फैराडे जो बराबर होती है कुछ 96,500 कूलम के बराबर हो जाती है। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवेश का क्वांटमीकरण दर्शाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट दैट। आवेश का जो क्वांटमीकरण क्या दर्शाता है कि किसी वस्तु पे जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जो किसी वस्तु पे जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, आवेश को नष्ट नहीं किया जाता है। तो ये आवेश का प्रॉपर्टीज है, न कि क्वांटमीकरण का कुछ बारे में बताता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, आवेश एक कण नहीं है। ठीक है, तो इसका भी ई भी नहीं होगा। आवेश का स्थानांतरण संभव नहीं है, ई भी नहीं होगा। एक कण पर न्यूनतम संभव आवेश होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, चार्ज स्थित इन द डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, एक कण पर न्यूनतम संभव आवेश होता है, तो इसका आवेश का क्वांटिकरण यही दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच योज्यता का अर्थ क्या है। व्हाट डज एडिटिविटी ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स, मतलब योज्यता का आपको मतलब बताना है। देखिए योज्यता हम लोग पढ़े हैं कि आवेश कैसा होती है, योगात्मक होती है। तो योगात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, योज्यता कह देते हैं। योगात्मक होती है क्योंकि आवेश का गुण होती है। आवेश कैसा है, योगात्मक होती है क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। सिंपल से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सभी आवेशों को बीजगणितीय योग होते हैं, मतलब सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आवेश को बीजगणितीय योग से हम लोग जोड़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आवेश संरक्षण के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है, ठीक है, जो भी जो आवेश का संरक्षण का जो सिद्धांत कहता है कि कोई भी चार्ज है ना तो हम निर्माण करते हैं कोई आवेश का, ना ही हम लोग उसका नष्ट करते हैं। बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग सिर्फ क्या देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक है। एक वस्तु दूसरे वस्तु में हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल जो आवेश होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मीन्स अचर होता है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नियत रहता है, कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश का गुण नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का कुछ गुण होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं आवेश का कुछ गुण, देख लीजिए। तो आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश योगात्मक होते हैं, योगात्मक होते हैं। आवेश संरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, क्वांटमीकृत होते हैं। ये सब गुण पढ़े हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला है, आवेश का गुण नहीं है। तो आवेश योगात्मक होते हैं, एकदम सही है। आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, एकदम सही है। आवेश की योज्यता है, ऑप्शन डी, ये भी सही है। आवेश का वेग पर निर्भर करता है, आवेश का वेग पर निर्भर करता है, नहीं ये गलत है। आवेश को वेग ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये बात जो है गलत है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।